गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इस वीडियो में हमारे अतीत की जो 8th क्लास की बुक है उसका फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में बनाने वाली हूँ। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे चैप्टर के अंदर, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उन सबको मैंने पहले से ही हाईलाइट कर दिया है। और चैप्टर शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी जो है वीडियो पहुँच सके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं चीज़ों पर गर्मा गर्म बहस होती रहती थी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पुराने समय की बात करें तो जब अंग्रेज भी जो है हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं बना था, अगर हम तब की बात करते हैं तो जो हमारे देश में कुछ ही लोग, गिने चुने लोग ही पढ़े लिखे होते थे, वो हमेशा तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। वो हमेशा जो है राज दरबार में बैठते थे, राजा के बारे में लिखते रहते थे कि राजा की ताजपोशी कब हुई, वो राजा कब बना, उसने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, कब उसकी शादी हुई, कब उसके बच्चे हुए, मतलब सिर्फ राजाओं के बारे में ही वो लिखते रहते थे। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था, यानी कि आज भी जो है जिन लोगों को इतिहास समझ में नहीं आता है उन लोगों को ऐसे ही लगता है कि जो इतिहास है ना वो बहुत ही ज़्यादा उबाऊ है, बस क्या तारीखें ही रटते रहो, और इससे ज़्यादा इतिहास के बारे में उन लोगों को पता ही नहीं है। क्या ये सही है कि हम ये सोचें कि इतिहास में सिर्फ तारीखें ही रटते चले जाओ और इससे ज़्यादा इतिहास में है ही क्या? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको हिस्ट्री कैसी लगती है। हिस्ट्री के बारे में जो है मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि अगर आपको जो है हिस्ट्री का बहुत अच्छा टीचर मिल जाता है, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, तो मुझे लगता है कि जो हिस्ट्री है वो साइंस और मैथ्स से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आपको जो है आप चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आप रट्टा लगा रहे हो, तो रट्टा लगाने से तो आप चीज़ों को भूल जाओगे, तो उस समय वाकई हमें जो है इतिहास उबाऊ लगता है। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। यानी कि इतिहास में हम पढ़ते क्या है, प्राचीन समय में जो है कैसे क्या चेंजेस आए, जिसमें कि हम प्राचीन इतिहास में आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास में 7th क्लास में जो है राजा महाराजाओं के काल में जो है, जहाँ से मुस्लिम धर्म भारत में शुरुआत होती है और अंग्रेजों के आने तक के समय को हम मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं। और आधुनिक इतिहास में हम अंग्रेजों के आगमन से लेकर आज तक के इतिहास को पढ़ते हैं। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं कि पुराने समय में क्या होता था, आज के समय में क्या होता है, ठीक है। तो पहले और बाद में इन बातों का बड़ा जिक्र करते हैं। आपने अपने पेरेंट्स को भी कहते हुए सुना होगा कि हम तो ऐसे ऐसे करते थे। तो पहले और बाद में ये सब बातें हम किस में जानते हैं, इतिहास में। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हम हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप कहें कि जैसे मान लीजिए आज की ही कल की हम घटना लेते हैं कि जो है भारत की जो है नई राष्ट्रपति का सिलेक्शन हुआ है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की सेकंड महिला राष्ट्रपति बनी है। भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी उनका नाम प्रतिभा पाटिल था, और ये सेकंड टाइम भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई महिला जो है वो राष्ट्रपति बनी है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको हम इतिहास कहेंगे। लेकिन
हम इसको इतिहास नहीं कहेंगे कि जैसे हम कहें कि जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है वो आज कितने बजे उठी, उसने पहले चाय पी, फिर उसके बाद खाने में क्या खाया, वो जो रोज़मर्रा की जो हमारी बातें होती हैं वो इतिहास नहीं है। अगर समाज में कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसका इफेक्ट पूरे समाज पे पड़ता है, पूरे देश पे, पूरी दुनिया पे पड़ता है, तो वो चीज़ें हमारी जो है इम्पोर्टेंट होती है और वही इतिहास होता है। रोज़ की डेली लाइफ में आप जो है आज आपने दिन में कितनी रोटी खाई, कितना पानी पिया, वो चीज़ इतिहास नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन हम इतिहास में नहीं करते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है हमेशा ही ऐसा हो रहा हो। मतलब जैसे आप जिस समाज में आप पैदा हुए हो, तो आपको पुराने समय के बारे में जब तक आप पढ़ोगे नहीं, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि इतिहास में तो जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो पुरानी चीज़ें घट चुकी हैं, फिर क्या ज़रूरत है हमें उन चीज़ों को पढ़ने की, हम क्यों पढ़ते हैं इतिहास। ठीक है, तो उसमें यही बात है कि जो आदि मानव था उसकी लाइफ कैसी थी, कैसे उस लाइफ से हम आज तक की लाइफ में पहुंचे हैं, ये सब चीज़ें हमें इतिहास ही बताता है। दूसरी बात यह है कि इतिहास हमें जो है हमारी गलतियों से हमें सीखने की प्रेरणा देता है कि प्राचीन समय में ऐसा काम हुआ तो उसके क्या परिणाम निकले थे, तो अपने पुराने समय में की गई भूलों से हम अपने भविष्य को सुधारें, ये चीज़ भी हमें इतिहास में जानने को मिलती है। फिर भी कई बार उत्सुकतापूर्वक हम कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। जैसे मान लो कि अचानक से किसी के दिमाग में आ जाए कि चाय पीते पीते आपके दिमाग में आए कि ये चाय कॉफ़ी हम भारत में जो है लोगों ने कब से पीनी शुरू की थी, या रेलगाड़ी में आप बैठ के कहीं सफ़र कर रहे हो, अचानक से आपके दिमाग में आ जाए कि इस रेल का निर्माण कब हुआ, कब भारत में रेलें चलनी शुरू हुई, और जब रेलगाड़ी नहीं थी तो लोग दूर दूर जाने के लिए किस प्रकार यात्रा करते थे। ये सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए अचानक से आपके दिमाग में आ जाए कि अखबार जो है उसका, जब अखबार नहीं छपते थे तो उस समय लोगों के पास जानकारियाँ कैसे पहुँचती थी एक जगह से दूसरी जगह। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ऐतिहासिक हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक नहीं है कि आपने कब क्या खाया, किस दिन क्या पहना, ये सब चीज़ें जो है इतिहास में नहीं होती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ये फ़ोटो दी हुई है, फ़ोटो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार फ़ोटो से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस फोटो में क्या दिखाया है, इस फोटो में जो है भारतीय जो ब्राह्मण है वो ब्रिटानिया को शस्त्र भेंट करते हुए दिखा रहे हैं। ब्रिटानिया जो है ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक है। ब्रिटेन देश जो है उसकी सत्ता की प्रतीक को, जैसे हम जो है अपने देश को जो है भारत माता के रूप में देखते हैं, जापान में जो है वहाँ की सत्ता का प्रतीक जो है उसको जर्मेनिया कहा जाता है, भारत में भारत माता कहा जाता है। तो इसी तरीके से ब्रिटेन में जो सत्ता की प्रतीक है वो ज़्यादातर देशों में जो देश हैं उनको महिलाओं के रूप में ही देखा जाता है, तो वहाँ पे सत्ता की प्रतीक जो है वो ब्रिटानिया है। ये जो चित्र बनाया है ये जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किया गया है, जो कि उसने 1782 में बनाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के पहले गवर्नर थे, ये आपको पता होना चाहिए। उन्होंने जो है जेम्स रेनेल को ये कहा था कि आप हिंदुस्तान का नक्शा जो है वो तैयार करें, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसे नहीं होता था कि गूगल मैप है फटाफट निकाला और जो है प्रिंट आउट ले लिया, आपके पास नक्शा आ गया। तो ये चीज़ें हमें जानने का मौका मिलता है इतिहास में कि किस तरीके से जो है लोगों ने उस समय जब ये चीज़ें नहीं होती थी तो तब भी लोग नक्शा बनाते थे, यात्राएं करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो कैसे। अब आगे है कि भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करने का बहुत महत्वपूर्ण लगता था। कहने का मतलब ये है कि जो रेनेल था उसको ये ऐसे चीज़ें, ऐसी तस्वीरें बनाना बहुत था जिसमें पसंद था, जिसमें कि वो ये दिखाए कि जो अंग्रेज हैं उनको भारत के लोगों पर सुपीरियर वो दिखा सके। इस मैप में भी इस नक्शे में, इस फोटो में भी उन्होंने यही दिखाया। जैसे ये जो है ये हिंदू हमारे देश के ब्राह्मण हैं और ये जो है ये ब्रिटानिया है। तो यहाँ पे उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो हमारे देश के जो ब्राह्मण है वो अपनी इच्छा से अपने ग्रंथ को ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम भी चाहते हैं कि हम जो अंग्रेज जो है हमारे ऊपर हुकूमत करें, ऐसा हम चाहते हैं। तो भारत के लोग अपनी इच्छा से जो है अपने प्राचीन ग्रंथों को
ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं। जैसे कि मानो वे ये चाहते हो कि भारतीय संस्कृति की रक्षा जो है वो अंग्रेज ही कर सकते हैं। वो हम हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइए हमारे देश की संस्कृति की रक्षा कीजिए, क्योंकि वो अपनी संस्कृति को हमारी देश से, हमारी संस्कृति से बहुत ज़्यादा ऊपर मानते थे। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने में नहीं देखा जा सकता। देखिए, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए हम एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं कि जैसे आपसे कोई पूछे कि भारत कब आज़ाद हुआ, आप एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं। वहाँ तो आप जो है बिल्कुल किसी को कोई डाउट नहीं होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कुछ लंबे समय अवधि में ही माप सकते हैं। एक लंबे समय अवधि में ही हम उनको जान सकते हैं। जैसे कहें कि भारत में जो है लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया, तो किसी को ये थोड़ी ना पता है कि पहला व्यक्ति कौन था जिसने चाय पी, तब से भारत में चाय पीनी शुरू हो गई। या फिर हम एक व्यक्ति ने चाय पी ली तो ये थोड़ी मान लेंगे कि भारत में चाय पीनी शुरू हो गई। धीरे धीरे उस कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको जो है शुरू होने में कुछ समय लगता है। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनके लिए हम एक एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अचानक एक दिन जो है सारे भारतीय उठे और उन्होंने चाय पीनी शुरू कर दी। धीरे धीरे जो है लोगों ने चाय पीनी सीखी। तो इस तरीके से ऐसी जो घटनाएं होंगी उनको हम एक निश्चित डेट नहीं बता सकते, उसके लिए हम एक निश्चित समय अवधि ही रखते हैं। ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी हम जो है एक एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते कि इस दिन से भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया। पहले उन्होंने एक प्रांत को जीता। उन्होंने जो है भारत में सत्ता की जो स्थापना की थी वो बंगाल से अपनी शुरुआत की थी। तो बंगाल को जीता, फिर बंगाल के आसपास के एरिया को, फिर धीरे धीरे करके 1600 में जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना जो है वो 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। उसके कई साल बाद तो वो भारत में आए, 1608 में भारत में आए थे। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके उन्होंने हमारे देश पर अधिकार किया। तो ये चीज़ें एक दिन में नहीं होगी। तो हम एक एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते कि इस दिन से भारत में जो है अंग्रेजों का राज शुरू हो गया था। भारतीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि हर दिन कहीं ना कहीं छुटपुट आंदोलन तो चलते ही रहते थे। तो इन चीज़ों के लिए हम एक निश्चित अवधि बताते हैं। हम ये नहीं बता सकते कि वो चीज़ कब शुरू हुई। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। इसलिए ऐसी घटनाओं के लिए एक निश्चित समय अवधि होती है, कुछ साल का समय होता है जिसमें कि समाज में कुछ खास बदलाव शुरू हो जाते हैं। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए हम एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं। इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। आज ऐसा नहीं है। आज इतिहास में जो है प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे सिर्फ उन्हीं के बारे में लिखा जाता था, उन्हीं के बारे में जाना जाता था। लोग मानते थे वही इतिहास है कि भाई राजा जो है कब पैदा हुआ, उसको ताज कब पहना गया, उसकी शादी कब हुई, कब वो शिकार के लिए निकला, कब उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कब उसने लड़ाई लड़ी, कब वो मरा, कब उसकी जगह दूसरा व्यक्ति बैठ गया। बस यही चीज़ें लिखी जाती है। अगर आप किसी प्राचीन इतिहास के बारे में जानना चाहो तो यही चीज़ें लिखित रूप में मिलती हैं। उस समय जो है लोग साधारण जनता के बारे में नहीं लिखते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो हम इतिहासकार हैं उन्होंने आम लोगों के बारे में लिखना शुरू किया कि आम लोग अपनी रोजी रोटी कैसे चलाते थे, वो क्या खाते थे, क्या पैदा करते थे, कैसे शहर बने, कैसे बाजार बने, किस तरीके से जो है नए विचार शुरू हुए, नई क्रांति आई, नई चीज़ों का आविष्कार हुआ, समाज और संस्कृति में किस तरीके से बदलाव आए। ये आजकल इतिहास के टॉपिक का विषय होता है। अब यहाँ पे एक और पिक्चर आपको दी हुई है। इस पिक्चर में जो है ये लिप्टन चाय का विज्ञापन है। विज्ञापन मतलब जो ऐड आती है, आपने देखा, सभी बच्चों को ऐड का तो पता ही होगा, कुछ बच्चों को हो सकता है विज्ञापन के बारे में ना पता हो। उसको इंग्लिश में कहते हैं एडवर्टाइजमेंट, जिसमें कि हम अपनी किसी भी चीज़ का प्रचार करने के लिए विज्ञापन देते हैं ताकि लोग उस चीज़ को देखें और उस चीज़ को देखकर उस चीज़ को खरीदें। पुराने विज्ञापनों में से अगर विज्ञापन की कोई फोटो मिलती है तो उससे हम इतिहास को कैसे जानते हैं? पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। ये जो फोटो आपको दी हुई है ये 1922 में है। लिप्टन चाय के लिए ये विज्ञापन तैयार किया गया था और इसमें जो घोड़े पर जो है ये आर्थर ड्यूक है।
ये ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, उनके जो है तीसरे नंबर के बेटे थे, जिनका नाम था राजकुमार आर्थर। घोड़े पर बैठे हुए हैं और इनको जो है ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी मिली हुई थी। तो ये सब किस लिए दिखाया गया है, इसको आप आजकल के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आजकल जो है किसी को भी अपना प्रोडक्ट बेचना होता है, जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां होती हैं, तो वो जो सबसे ज़्यादा फेमस स्टार्स होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, उनसे अपनी ऐड कराते हैं, क्योंकि उन लोगों को हम जानते हैं। उनकी ऐड को अगर देखकर हम उनकी ऐड जब हम टीवी में देखते हैं तो हम सोचते हैं सच में जिस व्यक्ति को हम जानते हैं ना, उसके मुंह से अगर हम कोई बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि रियल में ये ऐसा ही होगा। प्लस जब इतने बड़े बड़े स्टार जो हैं वो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें। तो इसीलिए ऐसे लोगों से विज्ञापन कराया जाता है ताकि जनता है वो जल्दी से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका प्रोडक्ट खरीद सकें। अब इस विज्ञापन में जो है राजकुमार आर्थर को दिखाने का मतलब क्या है, राजकुमार आर्थर को दिखाने का मतलब ये है कि लोग सोचेंगे अच्छा इतना बड़ा राजकुमार भी लिप्टन चाय ही पीता है, वो अपनी शान समझता है, तो बाकी लोग भी क्या करेंगे, लिप्टन चाय को खरीदेंगे। मैं उस समय की बात कर रही हूँ। आज हम जो है, आज भी आप सब देखते हैं विज्ञापन का ही दौर है, लोग विज्ञापन को देखकर ही चीज़ें खरीदते हैं। अब है जो इतिहास में हम तारीखें पढ़ते हैं वो कौन सी तारीखें हैं, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या, मतलब किस चीज़ को हम इम्पोर्टेंट माने, तो हम उस चीज़ को इम्पोर्टेंट मानेंगे कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया। जो आपके आसपास इर्द गिर्द घूमती हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब जो है आज आप किस फ्रेंड के साथ खेले, कितनी देर आपने पढ़ाई की, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है तो नए मुद्दों पर हम ध्यान देने लगते हैं, हमारी जो तारीखें हैं वो भी बदल जाती हैं। कैसे बदल जाती हैं हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे हम बात करें ब्रिटिश इतिहासकारों की, मतलब जो अंग्रेज इतिहासकार, जब भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो उस समय जब वो इतिहास लिख रहे थे, हम अगर उस समय की बात करें जो ब्रिटिश इतिहासकार थे वो किसके बारे में जो है इतिहास लिखते थे, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल, वायसराय वगैरह होते थे उनके बारे में लिखते थे। वो हमेशा उनके लिए उनका शासन महत्वपूर्ण था। भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, वो उनके बारे में, या फिर उसके बीच में बहुत सारे आए जैसे हेस्टिंग, वेल्जली, बेंटिंग, डलहौजी, ये जो है वायसराय, कुछ इसमें से कुछ वायसराय हैं, कुछ वायसराय हैं, इसमें से कुछ गवर्नर हैं, कुछ गवर्नर जनरल हैं, तो उन सबके ये नाम दिए हुए हैं। तो जो ब्रिटिश इतिहासकार थे वो इनके बारे में लिखते थे। वो हमेशा जो है ब्रिटिश, अगर इतिहास के टाइम पे हम इतिहास को उठाकर देखेंगे तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका ना ख़त्म होने वाला सिलसिला छाया रहता था, वो उन्हीं के बारे में लिखते रहते थे। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व, इन अधिकारियों के, ये अधिकारी, इनकी गतिविधियाँ, इनकी नीतियाँ, इनकी उपलब्धियाँ, मतलब ये क्या करते थे क्या नहीं करते थे, उन्हीं के बारे में सारा कुछ लिखा रहता था। उनके लिए आम जनता के बारे में लिखना या भारत के जो अधिकारी या राजा महाराजा जो थे उनके बारे में उन्होंने नहीं लिखा था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो इतिहास था ये ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा था और वो तो अपने इतिहास, अपने देश, अपनी सत्ता को जो है उन्होंने प्रेफरेंस देने के लिए, उसको इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए इतिहास लिखा था। जब हम इतिहास या कोई अन्य जो कहानी लिखते हैं तो उसको हम टुकड़ों में तोड़ के लिखते हैं। टुकड़ों में तोड़ने का मतलब क्या है? टुकड़ों में तोड़ने से ना चीज़ें आसान हो जाती हैं, चीज़ों को समझना ईजी हो जाता है। तो इसलिए हम इतिहास को हमेशा टुकड़ों में बांट के, पहले उसको 3 कालखंडों में बांटा जाता है, प्राचीन काल, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, फिर उसको भी सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ऐसा हम जो है इतिहास में सामंजस्य स्थापित करने के लिए और जो है चीज़ों को आसानी से समझ सकें इसके लिए करते हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलते हैं उसमें भारतीयों की गतिविधि कोई मायने नहीं रखती, उन्हीं के बारे में लिखते थे। या जब राजा महाराजाओं का काल था तो राजा महाराजाओं के बारे में इतिहास लिखा गया था, उसमें आम जनता के बारे में, प्राचीन जो इतिहास लिखा गया उसमें आम जनता के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। तो इसलिए उस समय वो तिथियाँ इम्पोर्टेंट थी, तो लेकिन आज हमारे लिए वो तिथियाँ इम्पोर्टेंट इतनी नहीं है। आज हमारे लिए हमारे देश का इतिहास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे
फोटो में जो है वारेन हेस्टिंग्स को दिखाया गया है, जो कि 1773 में, यहाँ पे एनसीईआरटी में एक मिस्टेक हो रखी है, भारत के पहले गवर्नर जनरल इनको बताया है, जबकि वो भारत के नहीं, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसके बाद है 1817 में स्कॉटलैंड जो है ये ब्रिटेन के पास में ही एक देश का नाम है। वहाँ के एक अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट, जो इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी के बारे में जो लिखते हैं उनको इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। वो इकोनॉमिस्ट भी थे, राजनीतिक भी थे और दार्शनिक भी थे। जेम्स मिल, उन्होंने जो है एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुक का नाम, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, या हिंदी में इसका नाम है ब्रिटिश भारत का इतिहास। तो इनकी बुक की खास बात क्या थी? इनकी बुक की खास बात ये थी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि उनके जो ब्रिटेन के जो ब्रिटिश इतिहासकार थे उनके लिए जो है ब्रिटेन का वर्चस्व दिखाना, वही चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो उन्होंने जो है अपनी बुक में भारत के इतिहास को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके लिखा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल। जबकि ये सरासर टोटली गलत है। कैसे गलत है कि हम जो है किसी एक दौर को ये नहीं कह सकते कि देखिए, जैसे उन्होंने कहा, पहले उन्होंने 3 कालखंडों में बांटा, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। तो ऐसा नहीं है कि जब हिंदू राजाओं का राज था तो हमारे देश में मुस्लिम नहीं थे, या कहीं पे मुस्लिम जो है सम्राट नहीं थे, या कोई ब्रिटिश भारत में नहीं आया था, या फिर जब जो मुस्लिम काल है उसमें भी हिंदू राजा थे, आदि जगहों पर जो है अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। या तो इस तरीके से जो है हम इसको इस तरीके से नहीं बांट सकते हैं। हम एक दौर की खासियतों को, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच में आए बदलाव का महत्व क्या होता है, यानी कि कैसे चीज़ें जो हैं वो बदलती हैं। जेम्स मिल, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने ये बुक लिखी थी, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, वो भारतीय सभ्यता और इतिहास के बारे में बहुत ही उनकी नैरो थिंकिंग थी। वो ये कहते थे कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से बहुत पीछे है, यानी कि जो एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं वो यूरोपीय महाद्वीप के जितने भी देश हैं उनसे बहुत पीछे हैं। उनको ऐसा लगता था कि भारत में अंग्रेजों के आने से यहाँ के जो हिंदू और मुस्लिम शासक, उनको लगता था कि यहाँ के लोग तानाशाह हैं, तो उनसे छुटकारा मिलेगा और यहाँ के लोगों के बीच में सिर्फ क्या है, धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वास ही हैं, और इन सब से जो है सिर्फ अंग्रेज ही उनको छुटकारा दिला सकते हैं, ऐसा जेम्स मिल को लगता था। इसके अलावा उनको ये भी लगता था, उन्होंने ये भी कहा था कि ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है, यानी कि वही लोग वो हमें असभ्य मानते थे। ना सिर्फ जेम्स मिल, बहुत सारे ब्रिटिश इतिहासकार ऐसे थे जिनको लगता था कि वो ये सोचते थे कि ब्रिटेन को जो है पूरे एशिया महाद्वीप के देशों को अपना गुलाम बना लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ के सभी देश जो है असभ्य हैं, अशिष्ट हैं। इन सबको शिष्टाचार सिखाने के लिए इनको अपना गुलाम बनाना चाहिए। वो लोग ये भी सुझाव देते थे कि अंग्रेजों को भारत के पूरे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि यहाँ की जो जनता है उसको ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। जबकि उन्होंने कितना सुखी जीवन प्रदान किया है ये तो आप सबको पता ही है। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान कभी प्रगति नहीं कर सकता है। जबकि भारत का इतिहास जो है, एक समय जो है, अगर हम अपने प्राचीन भारत की बात करें तो जितनी आगे हमारा देश था, दुनिया में कोई देश नहीं था। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। मतलब ब्रिटिश इतिहासकार ऐसे मानते थे कि उनका जो शासन है वो प्रगति और सभ्यता का प्रतीक है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। तो क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू काल, मुस्लिम काल या ब्रिटिश काल का दौर कहा जा सकता है? क्या ऐसा है कि जब हिंदू धर्म था तो कोई और धर्म भारत में नहीं था, कोई और राजा भारत में नहीं था, या जब मुस्लिम धर्म था तो कोई और धर्म नहीं था? किसी युग को केवल उस समय का जो शासक था उसके धर्म के हिसाब से जो है काल निर्धारण करना, क्या ये सही है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस धर्म के अलावा बाकी जो धर्म थे, बाकी जो चीज़ें थी, उनका हमारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है।
अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर आजकल जो भारतीय इतिहासकार हैं वो इतिहास को आज भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन वो 3 कैटेगरी कौन सी है? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, यानी कि पुराना भारत, मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक इतिहास, जो कि इतिहास की सबसे सटीक और सही अवधारणा है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की है समझ भी, लेकिन ये समझ भी हमें पश्चिमी देशों से ही मिली है। पश्चिमी देशों में पश्चिमी आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिक ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जब आधुनिक समाज की ये विशेषताएं जो हैं वो समाज में थी ही नहीं। इस समय जो है बहुत सारे देशों ने दूसरे देशों को अपना गुलाम बना रखा था, इसीलिए जो मध्यकालीन इतिहास है उसको बहुत सारे इतिहास जो है औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो जेम्स मिल थे उन्होंने जो है 3 कालखंडों में बांटा था अपनी बुक में भारतीय इतिहास को, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, जो कि बहुत ही गलत था। और आजकल के जो इतिहासकार हैं वो भारतीय इतिहास को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, प्राचीन काल इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। कुछ इतिहासकार भारत के मध्यकालीन जो इतिहास था उसको औपनिवेशिक युग भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जो है बहुत सारे देशों ने दूसरे देशों को अपना गुलाम बना रखा था। ये आपके जो फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट है। इसके एक और पार्ट में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर दूंगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको जो है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। ओके, थैंक यू।